ये जर्मनी वाले ना ज़्यादा कानून नहीं बनते और इसलिए इनके खुद के लोग परेशान हैं, इतने ज़्यादा कानून झाड़ते हैं। ये नाम का जर्मनी है भाई कि सब यहाँ पे मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड है, अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा बताते हैं, यूरोप में सुपर पावर मानते हैं। अभी बताऊँगा इनकी सच्चाई। अभी याद नहीं यार जिंदगी में इतनी जल्दी फारिग कब हो गया था, मतलब 10 मिनट पहले मैं लैंड होया हूँ और अभी मैं एग्जिट पे भी मेरे को। रौनक देखो यार, रात के इस टाइम भी खूब रौनक है, मतलब 10:15 बजे भी। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, हाँ भैया भैया वो कह रहे भैया भैया। बर्लिन में जो इलाके ये है शोनेबर्ग, और मेरा दोस्त है शुभम, उसके पास मैं यहाँ रुका हुआ था। साथ ही में उसके 2-3 और दोस्त थे, तो हम सारे यहाँ पे रुके थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा कॉलेज में हो गया मैं, वही यूनिवर्सिटी लाइफ, बैचलर जैसे पढ़े नहीं रहते कमरे में, थोड़ी जगह में सारा सामान फैला हुआ है। घूमने जाते थे, बड़े मज़े करे, बेसिकली एक हफ्ता गला ही बैठ गया मेरा, इतने मज़े करे। और आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से मोरक्को, बर्लिन एयरपोर्ट से चल पड़े हैं भाई फाइनली सबवे की तरफ, फिर वहाँ से पहुँचेंगे एयरपोर्ट। 2 स्टेशन है यहाँ पे पास में, एक तो शोनेबर्ग का और एक इंसब्रुकर प्लाट्स का। तो मैं इंसब्रुकर प्लाट्स से लूँगा S42 शायद, फिर आगे मेरे को एक चेंज करनी है एयरपोर्ट के लिए। आ गई भाई सूड क्रूज के लिए, मेरी ट्रेन यही लेनी है मेरे को। यहाँ से लेंगे अब दूसरी ट्रेन एयरपोर्ट के लिए। ये रही अपनी 3 मिनट बाद। टर्मिनल 2 से है मेरी फ़्लाइट इस तरफ। आ तो गया मेरे सामने T2 पर। मेरे को पहले वैट रिफंड ढूंढना है, मेरे को टैक्स वापस लेना है। शॉपिंग करी थी मैंने 550 यूरो की, तो 50-55 यूरो वापस मिलेंगे मुझे। रायनेर से है मेरी फ़्लाइट, बैक ड्रॉप ऑफ तो यहाँ पे है, पर मेरे को चेक इन के लिए बोर्डिंग पास प्रिंट करके उस पर स्टैंप लगवानी पड़ेगी, क्योंकि नॉन EU में है ना डेस्टिनेशन मेरी, और पासपोर्ट इंडियन है, तो अलग से सिक्योरिटी चेक चाहिए एक। ये क्या सिस्टम है, पहले बैग रखो यहाँ पे, अब वजन तो दिखा दे। बोर्डिंग पास तो फ़ोन में है मेरा, वीज़ा था वो चेक किया और ये बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे दिया। उधर कस्टम से पूछता हूँ बैट रिटर्न के लिए। 50 मिनट में गेट बंद हो जाएगा मेरा, और टाइम लग गया। इधर फार्म सा भरना था, भाग के जाता हूँ। ग्लोबल ब्लू कंपनी पे जाना है टैक्स रिफंड के लिए। यहाँ से मोर मरवाई है स्टैंप कस्टम्स पे से, अब ये कागज़ वहाँ पे जमा कराने हैं। टोटल मेरी ख्याल 50-1 यूरो कुछ मिलेंगे मुझे, 50-55। चलते हैं भाई, बस फ्लाइट ना छूट जाए। ये रहा भाई ग्लोबल ब्लू पा गया भाई, इसलिए मैं इन टैक्स रिफंड वाले चक्रों में नहीं पड़ता। पहली बात तो इनका ऑफिस नहीं मिलता, ऑफिस मिल जाए तो इतना कॉम्प्लिकेटेड, एयरपोर्ट पे इतना टाइम लगता है। अभी बताता हूँ आपको क्या बनी यहाँ पे। पहले तो इनका दूसरा दफ्तर ढूंढा, कस्टम्स पे गया, वो फिर फॉर्म भरे टैक्स रिफंड वाले। 3 फार्म थे अलग अलग, एक 7 यूरो मिलना था, एक जगह 20 यूरो मिलना था, एक जगह कुछ 25-30 यूरो मिलना था। वो भर के वहाँ दिया, फिर वो बोला कि टर्मिनल 1 पे जाओ, उधर इनका ग्लोबल ब्लू एक्सप्रेस का ऑफिस है, उधर जमा करा, उधर से मिलेगा। अब मैं इधर आए तो ये कमी में बोले कि ये तो आपके बिल की कॉपी ओरिजिनल बिल नहीं है। मैं बोला मेरे को तो ये दिया स्टोर ने, मेरी गलती थोड़ी है, जो दोगे मैं तो वही दिखाऊंगा। और जिस दिन मैं स्टोर से खरीद रहा था ना सामान, तब भी मेरे को इतना टाइम लगा एक्स्ट्रा, उन्होंने पर्ची बनाने के लिए, टैक्स रिफंड वाली उन्होंने पर्ची बनाई इतनी देर लगा के, और वो भी बोल रहे कॉपी दिया आपको। ये जर्मनी वाले ना ज़्यादा कानून नहीं बनते, और इसलिए इनके खुद के लोग परेशान हैं, इतने ज़्यादा कानून झाड़ते हैं। भाई मैं तो कस्टमर हूँ, मैं तो पहले दुकान पर भी पैसे दे रहा हूँ, तो देश में कुछ खर्च कर रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ। दुकान वाले को फिर अलग से कहा कि टैक्स रिफंड के लिए वो दे दो, फिर बोला हाँ, आधा घंटा हर दुकान वाले ने वहाँ पे ख़राब करा, उस दिन इतना लेट करा। उसके बाद यहाँ पे दफ्तर ढूंढा, फिर इधर आया तो ये बोले कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है रिसिप्ट। भाई मेरे को तो जो मिला मैं वही दिखाऊंगा, फार्म भरो, पर्चे लो। ज़्यादा ही वो बनते हैं जर्मनी वाले, इसलिए इनका देश छोड़ के जाने लग रहे हैं अपने बहुत से इंडियंस। वापस रिवर्स माइग्रेशन होने लग रही है, पढ़ के यहाँ पे जॉब भी कर रहे थे, फिर वापस अब इंडिया जा रहे हैं। ये खुद इनके जर्मन भी परेशान हैं। और मेरे को क्या बोल रही वो औरत कि या तो 19 यूरो ले लो कार्ड में, कैश चाहिए तो 15 यूरो ही मिलेंगे। बताओ क्या मतलब है। अच्छे मेंटल है, मैं बोला कार्ड में भेज देना, अब मैं कहाँ 15 यूरो लेके हटूँगा। 19 यूरो के पीछे इतना दिमाग ख़राब हो गया उस दिन जिस दिन सामान खरीदा, और एक आज
बाकी तो मिले ही नहीं पैसे। ये जूते थे भाई, ये एक तो बर्लिन मॉल से खरीदे थे, स्नाइप्स करके स्टोर है। ये जूते थे भाई 160 यूरो के, और साथ में मैंने 90 यूरो का पजामा खरीदा था। तो कितने हो गए, 250 यूरो हो गए। मतलब भाई मजबूरी में टाइम पे कोई और चीज़ मिली नहीं थी, तो मैंने 23,000 रुपये का ये सामान खरीदा था बर्लिन मॉल स्नाइप से, और मिला ही नहीं इसका रिफंड। इसके अलावा एक लेवाइस से जीन्स खरीदी थी, वो भी बर्लिन मॉल में ही थी, उसका भी नहीं मिला। 100 यूरो की जीन्स थी, 9-1,000 रुपये की। आगे अब सिक्योरिटी चेक पे जल्दी से करा के बोर्डिंग गेट पे पहुँचते हैं। भाई मेरा कहाँ गया माराकेश FR54, गेट है B42 और 14 मिनट की वो है बात जो रे छुट्टे की है। तो इस हिसाब से 1 बजे की फ़्लाइट है, अभी 12:15 हो गए। मैं सोच रहा था इमिग्रेशन ही नहीं हुई, लेकिन इधर नॉन यूरोपियन पासपोर्ट्स की अलग लाइन है, शायद इधर होगी। भाई 5-10 मिनट में गेट बंद हो रहा है। जस्ट पहली बार ऐसे देखा है कि ना फ्लाइट की बोर्डिंग से पहले इमिग्रेशन की लाइन थी। इमिग्रेशन यही होगी मेरी, पहले नहीं हुई थी, मतलब एंड में थे बिल्कुल। भाई बोर्डिंग गेट चेंज हो गया, सारे लोग भागने लग रहे हैं। अब 42 की जगह 40 कर दिया। ये देखो, ये नाम का जर्मनी है भाई कि सब यहाँ पे मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड है, अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा बताते हैं, यूरोप में सुपर पावर मानते हैं। अभी बताऊंगा इनकी सच्चाई। अभी ये भाई अपने आप को सबसे पंक्चुअल मानते हैं कि भी हम बहुत वक्त के पाबंद है, बहुत ऑनेस्ट है। कोई इनकी ट्रेन टाइम से नहीं आती। DB जो है डॉइश बाहन, इनकी ऑफिशियल रेल है, जैसे अपनी इंडियन रेलवेज है वैसे इनकी डॉइश बाहन है DB। उसकी भाई कोई ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंचती, हर ट्रेन डिले होती है। और मैंने ट्रेन की टिकट ले रखी थी 100-150 यूरो की, वियना से जर्मनी की। पहले लाइन लगवा दी, अब लाइन जब पूरी आगे गई तो बोले कि भाई नहीं बाद में होएगा हमारा केस, के लिए वापस जाओ। परेशान हो रखा है भाई सब। ऊपर ही आ गया भाई मैं तो। 12:30 बजे कह रहे थे गेट बंद होएगा और 1 बजने वाले, अभी तो बोर्डिंग ही स्टार्ट नहीं हुई। चलो कोई नहीं, है तो एयरलाइन की भी गलती हो सकती है, पर मैं आपको ट्रेन वाली बात बता रहा था डॉइश बाहन की। मैंने ली थी ऑस्ट्रिया से जर्मनी की ट्रेन, वियना से म्यूनिक की, जो कि एक चेंज करनी थी मेरे को साल्जबर्ग में। जो कनेक्टिंग ट्रेन थी वो मैंने इकट्ठी खरीदी थी, पूरी टिकट एक ही टिकट थी वो, 100 यूरो कुछ की, 9-10 हज़ार रुपये की टिकट थी। लेकिन वो पहले वाली ट्रेन लेट होगी तो मेरी अगली छूट गई, और अगली छूट गई तो फिर मेरे को एक और ट्रेन लेनी पड़ी जो कि अलग कंपनी की थी। उसकी टिकट आई 45 यूरो की अलग से। अब 4,000 रुपये की एक और ट्रेन की टिकट ली मैंने। फिर मैं म्यूनिक उतर के गया, अभी उनके ऑफिस में गया मैं म्यूनिक उतर के, DB वालों के। मैंने बताया अभी तुम्हारी वजह से छुट्टी, तुम्हारी पहली लेट हुई तो अगली को निकले 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके थे जब वो पहली ट्रेन ही पहुंची। तो उन्होंने फार्म से दे दिया, बोले इतना बड़ा फार्म भरो, एक जर्मन अकाउंट नंबर डाल लो इसमें, फिर आपका अप्रूव होने बाद उसमें पैसे आएंगे। अब मैं यहाँ आया हूँ, एक टूरिस्ट बन गया, पहले मैं जर्मन खाता खुलवाऊँगा वो 45 यूरो के लिए। तो इनका सिस्टम ऐसा ही है भाई, ये ज़्यादा वो बनते हैं अपने आप में होशियार कि हम तो बहुत पाबंद है, ये है होगा, जबकि खोखला है इनका सिस्टम। अंदर ऐसा कुछ नहीं है, और करप्शन है लेकिन बड़े लेवल पे सब है। तो भाई कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि भाई 4-5 हज़ार रुपये, मैं एक टूरिस्ट था, वो मेरे एक्स्ट्रा लगे ट्रेन के फालतू में, फिर वो टैक्स वाले एक्स्ट्रा लगे। नहीं, मैं क्यों इतने महंगे पजामे जूते लेने वाला था, वो तो थोड़ी मजबूरी थी। और मैंने सोचा चलो 10% तो वापस मिलेंगे, वो खुद बोले स्टोर वाले कि वापस ले लेना है। फिर भगदड़ मच गई, शायद फिर से गेट चेंज हो गया। चलो भाई फाइनली चढ़ते हैं अब प्लेन में। रायनेयर बाकी आप लोगों को बताएं तो एक बजट एयरलाइन है, कोई खास तो नहीं है एयरलाइन। टिकट इसकी बहुत सस्ती होती है, यूरोप टू यूरोप अंदर ही कहीं कराओ ना, पर ये एक्स्ट्रा सर्विस इसके बहुत पैसे डाल लेते हैं। फिर वो वाली है मेरी ख्याल अपनी। ये देखो भाई, मतलब एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी सीट्स होती है इसकी। ये है भाई सीट मेरी। तो ये ना एक्स्ट्रा सर्विस इसके बहुत पैसे लेते हैं हर चीज़ के। टिकट तो मिल जाएगी सस्ती, क्या पता 15-15, 20 यूरो, 10 यूरो की भी टिकट मिल जाएगी, 1,000 रुपये की इसकी, विद इन यूरोप, अलग अलग देशों की। पर इतना वगैरह सीट जिस तरह ही बहुत पतली है, स्पेस ज़्यादा रखने के लिए ज़्यादा सीटें आ दे ताकि प्लेन में सीट के पैसे, फिर हर बैग के पैसे, तो ऐसे करके पैसे पूरे करते हैं। पैर मेरे फिट इसमें आ नहीं रहे, बाकी ठीक से। अगले 4.5 घंटे भाई प्लेन में ही है, मिलता हूँ आपसे मोरक्को लैंड होने के बाद। अभी साथ वाले आए नहीं, आने वाले हैं जस्ट। लो भाई, स्वागत है कंट्री नंबर 74 मेरी, मोरक्को की सिटी माराकेश। मेरे पीछे वो ताई थी यही लोकल, उन्हें मोरक्को सुन गया तो वो भी उड़े मोरक्को मोरक्को वेलकम मोरक्को। ये रहा जहाज अपना। आज तो भाई जल्दी नंबर आ गया मेरा, लाइन में आगे ही हूँ मैं, आमतौर पे नहीं लास्ट में उतरता हूँ। चलो अभी इस बहाने थोड़ा शायद इमिग्रेशन में टाइम कम लगे। मोरक्को भी ना बाकी बहुत कल्चरली वैसे डाइवर्स है, और लिंग्विस्टिकली भी। आगे बात करेंगे अपन, लिफ्ट में तो टाइम लग जाएगा भागो।
बाकी यार एयरपोर्ट पे देखना सीढ़ियाँ थोड़ी पुरानी सी नहीं है, जैसे कोई लोकल सरकारी दफ्तर सही हो, और जहाज से उतरते ही ऐसी सीढ़ी है नहीं। आमतौर पे तो एस्केलेटर वगैरह बढ़िया सिस्टम होता है, अंदर है वो। बाकी सोरती मतलब एग्जिट, फ्रेंच लिख रखी है यहाँ पे, अरेबिक और फ्रेंच दिखेगी मोस्टली जगह आपको। हालांकि मोरक्को की 20% पॉपुलेशन ही वैसे अरब्स की है, जो पूरे ओरिजिनल अरब्स है। बाकी मोस्टली लोग बर्बर या अमेजिक लोग जो होते हैं उनकी है मोस्टली पॉपुलेशन। मतलब फुली वो नहीं, या तो हाफ है या तो एक पेरेंट अमेजिक या बर्बर है, या दूसरा पेरेंट या फुली या फिर मिक्सड है। बाद में डिस्कस करेंगे अपनों। इधर भाई आ गई इमिग्रेशन, खाली पड़ी है, मज़ा आ गया भाई। आज तो जाती हो जाएगी आगे आगे। वाह भाई वाह, जाते ही करा लेते हैं। पूछा कि भी क्या करते हो इंडिया में, तो मैंने कह दिया मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस है। यूट्यूबर तो बताना ही नहीं चाहिए आजकल, ये थोड़ा इनका ऐसा ही है। और बस स्टैंप कर दिया। ये है अपनी बैगेज बेल्ट। यार आज तो किस्मत मेरे को कुछ ज़्यादा ही सही लग रही है, 2 ही मिनट में बैग भी आ गया अपना। आ जा भाई, ये निकल गए भाई अपन बाहर भी। कोई दिख तो नहीं रहा मेरे को टैक्सी वाला। वैसे तो टैक्सी हो रखी है मेरी, बताता हूँ आपको। दरअसल ना इमिग्रेशन ऑफिसर ने तो रिटर्न टिकट मांगी, ना कुछ और ज़्यादा पूछा। 2-3 वो सवाल करे थे, और याद नहीं यार ज़िंदगी में इतनी जल्दी फारिग कब हो गया था। मतलब 10 मिनट पहले मैं लैंड होया हूँ, और अभी मैं एग्जिट पे भी हूँ एयरपोर्ट की। यूट्यूबर मैंने बोला नहीं, क्योंकि आजकल सारे ही लोग कैमरा उठा के अपने आप को वो बोलते हैं, और तो इसलिए वो तो मैं बताना ही छोड़ दिया मैंने। मेरे को ड्राइवर दिखा नहीं, तो मैंने होटल में कॉल करके सिचुएशन बताई। रिसेप्शनिस्ट बोली कि मैं फ़ोन करती हूँ ड्राइवर को। रियाद अजरा या लेट्स गो। चलो भाई, ये था एयरपोर्ट इनका मोरक्को का। ये आ गई पार्किंग भाई। और ना हर होटल का नाम रियाद से शुरू हो रहा था, कोई रियाद कुछ कोई कुछ, सारे रियाद लेके खड़े थे। रियाद अजरा वाला, फिर ये थे अंकल, ये बाहर खड़े थे। मैं अंदर ढूंढ रहा था, वैसे अंदर ही आना चाहिए था ना, पर कोई नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया शायद। इन्हें उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी आ जाऊँगा। थैंक यू। तो भाई अपने फ़ोन में अब हो गया 30 GB तो इंटरनेट, और साथ में 3-4 घंटे की कॉलिंग है, जो कि यूज़ होने ही नहीं वाली इतनी ज़्यादा, तो वेस्ट ही जाएगी। बाकी ना ये बोलते हैं अरेबिक, और इनका अरेबिक डायलेक्ट भी बहुत अलग है मोरक्को वालों का। सबसे मुश्किल अरेबिक अगर पूछे ना किसी भी अरेबिक स्पीकर से, तो बोलते हैं मोरक्को वाली है, क्योंकि ना अलग एक डायलेक्ट सा बोलते हैं जिसे दरीजा बोलते हैं, दरीजा या फिर मोरक्कन अरेबिक। और इसके अलावा यहाँ पे अमेजिक भाषा है, फिर बर्बर लैंग्वेज अलग है जो कि वो लोग बोलते हैं। फ्रेंच, जैसा कि मैंने आपको बताया। अपने इंडिया में जैसे वर्नाकुलर मोस्टली हिंदी है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन मैसेजेस वगैरह और ऑफिशियल साइन सारे इंग्लिश में मिलेंगे। बिजनेस या वर्किंग लैंग्वेज ज़्यादातर इंग्लिश है। वैसे ही इधर है फ्रेंच, तो फ़ोन पे मैसेज वैसे जो भी आ रहे एयरपोर्ट पे साइंस है वो सारे फ्रेंच में थे। बोल लोग आपस में अरेबिक में रहे, और इनकी अरेबिक भी थोड़ी अलग साउंड करती है, मतलब खड़ी सी बोली है इनकी भी अरेबिक में। और नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे स्पेनिश ही बोलते हैं। तो काफ़ी डाइवर्स है ये लिंग्विस्टिकली मोरक्को। बिल्कुल इजिप्ट की तरह यहाँ भी बाहर लोग ऐसे बैठे हैं कावेज में, चाय पी रहे अपना, और लोग अपनी बातें वगैरह कर रहे हैं। शाम के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले, और इतनी तिखी धूप हो रखी है इस टाइम भी, इतनी भयंकर तिखी। सड़क पे मोस्टली लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, 2 व्हीलर वालों ने, और पुलिस वालों के आगे से गुजर रहे, पुलिस वाला भी साथ से चल के जा रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं। मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। और ये जो इनकी ड्रेस है ना, ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस मोरक्को की, इसे बोलते हैं जलेबा। आदमी और औरत की सेम होती है, दोनों को ही बोलते हैं। थोड़ा सा फ़र्क होता है, मतलब नाम एक ही होता है। सर्दियों में अलग होती है, गर्मियों में अलग होती है। सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है ताकि ठंड से बच के, और गर्मियों में थोड़ी पतली होती है, लेकिन पूरे शरीर को ढक लेती है, खुली सी होती है ताकि सूरज से बचाव हो जाए। और ना क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन इनकी मिक्स्ड है, बर्बर, अमेजिक और अरब कल्चर्स और अफ्रीकन भी, तो ना 80% पॉपुलेशन ज़्यादातर ऐसी है कि मिक्स्ड ही हो। तो काफ़ी गोरे लोग भी दिख रहे हैं, थोड़े काले अफ्रीकन टाइप भी दिख रहे हैं, बीच के भी दिख रहे हैं, और बिल्कुल अरब्स भी दिख रहे हैं। मिक्स है सारा। और आप शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन मोरक्को अलग ही अपन सोचते हैं, बिल्कुल ही डेजर्टेड है। वेस्ट देखा जाए तो अटलांटिक ओशन से जो एरिया कनेक्ट होता है
बिल्कुल ही डेजर्टेड है। लेकिन नॉर्थ में मोरक्को के एक इलाका ऐसे भी है जहाँ पे स्नो भी होती है और मोरक्को में स्की रिजॉर्ट्स भी है। तो ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में अपन अभी बात नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, वरना काफ़ी ये चीज़ें रिपीट हो जाती है। तो वो सब अपन बाद में बात करेंगे। होटल पहुँचने वाले लगभग बस 5 मिनट में। तो भाई ये रोड कर दी बंद पुलिस वालों ने, और इधर से जाना पड़ेगा पैदल। इधर गाड़ी रोक रखी थी हमने, लेकिन अब पुलिस भी आ गई, ज़्यादा रुक नहीं सकते, तो एक चक्कर काट के आना पड़ेगा। यहाँ से 800-900 मीटर और आगे है, तो होटल का कोई आदमी आएगा, वो साथ लेके जाएगा पैदल। मैंने उम्मीद नहीं करी थी, बाकी इधर इतनी लड़कियाँ दिखेंगी या लड़कियाँ स्कूटी गाड़ी चलाती दिखेंगी, काफ़ी दिख गई, साइडों से गई और गाड़ी ले गई और सड़क पे भी घूमती हुई बहुत दिख रही है। कमाल की चीज़ पता है क्या है, हर अरब कंट्री में लोग ऐसे आपको बैठे दिखेंगे, आदमी लोग यहाँ चाय पियेंगे, अपना बोर्ड गेम्स वगैरह खेलेंगे और साथ में हुक्का पीते दिखेंगे। इधर लेकिन लोग हुक्का नहीं पी रहे, ऐसे ही कावे बोलते थे इजिप्ट में, तो इधर पता नहीं क्या बोलते हैं, पर पता नहीं यहाँ नहीं दिख रहे लोग, इतना स्मोकिंग करते भी कम दिख रहे। नहीं अरब कंट्री में तो सारे लोग ही सिगरेट पीते दिखते हैं, यहाँ नहीं दिखे यार, मतलब प्रॉपर अरब्स नहीं है वैसे। चलो भाई ये आ गया आदमी, लेट आया काफ़ी, इसमें रख दिया बैग मेरा ट्रॉली में। चलो ये होटल का नाम, ये इलाका ना शायद इनका सेंटर है, और इधर गाड़ियाँ वगैरह अलाउड नहीं है, ये तो पता नहीं कैसे दी वाली है। बाकी पैदल का ही रास्ता है। बाकी सड़क किनारे कोई ना कोई कुछ खड़ा हो गया बेचने लग रहा है, कोई सिम कार्ड बेचने लग रहा है, कुछ काले लोग भी यहाँ, और अलग से यार बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस। कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल ही अपने इंडियंस जैसे ही लग रहे हैं, आदमी देखो नहीं लग रहा अपने दिल्ली का कोई है। ये इनका मेन सेंट्रल स्क्वायर लगा लो, मेरे ख्याल में मेन शहर का सेंटर वो इलाका लग रहा है। बाकी अभी मैंने इतनी रिसर्च करी नहीं, तो दावे के साथ कोई चीज़ एकदम अभी नहीं कह सकता मैं, पर अजम्पशन मेरी यही है। ये देखो बंदर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं लोग, बंदर वाले खूब दिख गए मेरे को, 2-3 दिख गए यहाँ पे। जूस की रेडिया, यार अभी लोकल करेंसी भी तो नहीं है अपने पास, एक बार चलते हैं होटल बैग रखते हैं फिर देखेंगे ये सब चीज़। हाँ भैया भैया वो कह रहे भैया भैया। शाहरुख खान सलमान खान अमिताभ बच्चन, अच्छा अक्षय कुमार। मेरे को तो लग रहा था मैं लोकल लोग हूँ यहाँ का, बिल्कुल सारे मेरे सर भी बोल रहे हैं, क्योंकि इजिप्ट में या कई अरब देशों में हो जाते हैं, पर लोग समझ रहे हैं कि मैं इंडिया से हूँ। काजोल भाई, यहाँ भी बॉलीवुड के दीवाने हैं लोग सारे। ये भी काजोल एंड प्रियंका, ओके। ये भी खड़ा कर दिया, ये भी तो इसने बैग उठा लिया कंधे पे। चलो ओके ओके, व्हाट्स योर नेम? मासमुक बिजमा, ओके। परम परम परम, यस अरबिक। ओ भाई मिठाइयाँ, ये समोसा देखो रे, समोसे रखे, इनकी करेंसी है बाकी मोरक्को दिरहम, और एक मोरक्को दिरहम में इंडिया के 8 रुपए कुछ होते हैं। अरे अंकल पिट्टो तो नहीं गए गली में ले जाके, सुमसान में ले गए। अंकल मेरे को पिट्टोगे आप? गुड, कैसे पिट्टोगे? नू रैप्टा मारोगे? नू रैप्टा, बाय बाय। ओ पिट्टेगा अंकल बचा लेना भाई, अंकल तो ले आया गली में, सुनसान में पिट्टेगा मेरे को। राइट, ओके। ओहो कार्रवाई बिठाएगा अंकल आज। ओके स्टॉप, हेयर खुल जा सिमसिन। आ गए भाई होटल में, ये कमरा है मेरा। बोल रहे पहले तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बना के लाते हैं मोरक्कन, बोले यहाँ बैठो, तो मैं इतना यहाँ बैठ गया। What do you call it in Arabic? Chai? Atay. Atay? But in Moroccan dialect. Atay. Okay. Atay. Atay. And like in Middle East, Yeah? call it shay. Chai, yeah. Yeah, but here in Morocco, atay. ये है कमरा बाकी भाई। और अभी ये पानी लेने गया भाई, मैं बोला पानी चाहिए, मेरे पास करेंसी नहीं है, बोला मैं ले आऊँगा। आदिल नाम है इसका, रिसेप्शनिस्ट, काफ़ी हेल्पफुल था ये बंदा। अरे नहीं डांट बिड़ गई ऊपर,
फूट गया सिर। ये बाथरूम है और फिर भी डिग्गी इतना नीचे है यार। पर वैसे लोग अच्छा ही से मेरे को चाय पिलाई भाई ने यहाँ बिठा के, और एक ये दिया सिटी मैप, अच्छे समझाया आसपास जो भी चीज़ें। भाई ये ही सेंटर है जिधर अपन है ना, बिल्कुल ये इलाका इनका सेंटर है। मदीना नाम है इस जगह का, मराकेश का सेंटर बिल्कुल एग्जैक्टली। हम हैं इधर और ये बिल्कुल आसपास सूक्स वगैरह सेंटर सारा यहीं पे है। तो अभी इसको रखते हैं, कपड़े वगैरह थोड़े निकालता हूँ, आराम करता हूँ।